एनएमटीवी एग्जिट पोल्स के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आज नवी मुंबई महानगर पालिका के 111 वार्ड्स में चुनाव संपन्न हो गए हैं और वोटिंग परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली 50% है। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मोनिका भोसले और अर्चना त्रिपाठी। मोनिका भोसले शिवसेना भाजपा का विश्लेषण करेंगी और अर्चना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। चुनाव खत्म होने के बाद सब साफ तौर पे समझ में आ गया है कि डीलिमिटेशन का फायदा साफ तौर पर और सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को हुआ है। क्या लगता है आपको अर्चना? बिल्कुल आपका सही कहना है कि इस बार जो डीलिमिटेशन का सबसे ज़्यादा फायदा एनसीपी को बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि एनसीपी का जो स्ट्रांग होल्ड जिन नगर सेवकों का जिस विभाग में है वो उनके खुद के विभाग 4-4 भागों में विभाजित हो चुके हैं। तो नंबर वाइज अगर बोले तो एनसीपी उसको उनका फायदा मिलेगा, जबकि जो शिवसेना और बीजेपी का जो जहाँ पे गढ़ था, या तो उनके गढ़ एक उनका प्रभाग बटा है तो जो एनसीपी में चला गया है, उनका प्रभाग कहीं कहीं आधा रह गया है, और काफ़ी जगह पर आरक्षण, जो महिला आरक्षण SC/ST का भी जो फटका है इस बार सेना भाजपा जो यूटी के जो प्रत्याशी हैं उनको भुगतना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर स्थिति देखी जाए तो आज एनसीपी को इस डिलिमिटेशन का बहुत ज़्यादा फायदा होता दिखाई दे रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है बागी उम्मीदवारों का। आपको क्या लगता है कि जिस तरह कहा जा रहा है उसी तरह बागी उम्मीदवारों का फटका जो होगा वो सेना बीजेपी कैंडिडेट्स को होने वाला? बागी उम्मीदवार क्यों खड़े हुए? क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से युति का बोलबाला नवी मुंबई शहर में देखा गया, तो बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे, उनको ऐसी उम्मीद थी कि मनपा चुनाव में उनको मौका मिलेगा और यहाँ पे शिवसेना और बीजेपी की सत्ता कायम रहेगी। उसी आधार पर उन्होंने अपने अपने विभाग में सामाजिक कार्य हो या राजकीय कार्य हो, उन्होंने अपना काम शुरू किया। लेकिन बीजेपी को पता था कि नवी मुंबई में उनकी इतनी ताकत नहीं है और इसीलिए उन्होंने एन मोमेंट पर शिवसेना के साथ जाने का निर्णय लिया, और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो सेना को, क्योंकि सेना की यहाँ पर ताकत है, उसको हमें नकारा नहीं जा सकता। आचार संहिता लागू होने के पूर्व ही युति की घोषणा हुई और जो इच्छुक उम्मीदवार थे उन्हें चुनाव मैदान से दूर होना पड़ा। कई ऐसे उम्मीदवार थे, उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा पल आया कि उनको पार्टी ने दूर रखा और उसी कारण ये बागी उम्मीदवार वहां पे खड़े हुए। लेकिन बागी उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो बागी उम्मीदवारों का जो नुकसान होगा वो कम मार्जिन में देखा जा सकता है। अगर राष्ट्रवादी और सेना के कैंडिडेट में अगर राष्ट्रवादी के जो प्रत्याशी है वो कम मार्जिन में अगर जीतते हैं तो हम वहां पे कह सकते हैं कि इसका नुकसान सेना और बीजेपी को हुआ है। तो बागी उम्मीदवारों का जितना कहा जा रहा है, विरोधक जितना कह रहे हैं कि बागी उम्मीदवारों के कारण राष्ट्रवादी या कांग्रेस को सीधा फायदा होगा, वो हम नहीं कह सकते। फिर भी टाइम फैक्टर की बात की जाए तो यूटी का अनाउंसमेंट इतना लेट हुआ कि सेना भाजपा के जितने भी प्रत्याशी थे उनको बहुत कम समय मिला कैंपेनिंग करने का। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को इंटरनली बता दिया गया था कैंडिडेट्स को, तो उनको काफी समय मिला। तो टाइम फैक्टर कितना असर करेगा? जो टाइम फैक्टर है इस बार एनसीपी और कांग्रेस को बहुत इसका फायदा मिला है, क्योंकि बहुत समय पहले, महीनों पहले ही सभी को पता चल गया था एनसीपी का कौन सा कैंडिडेट कौन से विभाग से बतौर प्रत्याशी उतारा जा सकता है। और जो एनसीपी के नेता जो लोग थे उन्होंने पहले ही उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया था कि आप इस विभाग में कार्य करने की शुरुआत कर दें, जबकि सेना और भारतीय जनता पार्टी एन मोमेंट में उन्होंने यूटी की जो चर्चा को गर्मा गर्म जो चर्चा को बल दिया, उससे एक जो गति से जो चल रहे थे शिवसेना की, चलो अभी हम 111 विभाग में बड़ी शक्ति के साथ लड़ेंगे, चुनावी मैदान पर उतरेंगे, काफ़ी लोगों ने बड़ी तैयारी की थी कि चलो हम लोग काम करेंगे। लेकिन जब युति की जहाँ पे बात आई तब से उनका मनोबल ऐसा टूटा कि उन्होंने सडनली अपना काम करना रोक दिया, जबकि एनसीपी और कांग्रेस दूसरी तरफ उसी फोर्स के साथ स्टेप बाय स्टेप अपना काम कर रहे थे। अपना जो चुनाव प्रचार था उन्होंने उसको हाईटेक बना दिया था, उन्हें किस प्रकार से लोगों के सामने जाना है, जनसंपर्क अगर नए विभाग में अगर उन्हें बनाना है तो उस नए विभाग में लोगों तक कैसे पहुंचना है, मतदाताओं तक कैसे रीच करना है, उनका बहुत समय उन्हें इस बार मिला। और मेरे को लगता है कि इस टाइम फैक्टर की वजह से भी एनसीपी और कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं उनको काफी हद तक इसका फायदा मिला। जहां एग्जिट पोल्स की बात की जाए तो एनएमटीवी की एग्जिट सर्वे हो या किसी का भी हो, सबने कहा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने वाली है। आपको क्या लगता है? बहुत बड़ी सभाएं आयोजित की बीजेपी सेना ने, खुद
चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस आए, शिवसेना के प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे आए, आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो वोटर्स को क्या रिझा पाए? अगर हम देखेंगे तो केंद्र में बीजेपी और सेना की सत्ता है, राज्य में यूटी की सत्ता है, तो यहाँ के जो स्थानिक नेता हैं उनको ऐसा लगा कि जिस तरह से राज्य में यूटी की सत्ता है उनके माध्यम से हम यहाँ पे नेताओं को लाए और यहाँ के लोगों को विकास के मुद्दे पर पार्टी की ओर आकर्षित करें। मगर हमने देखा कि नेता लोग आए, मंत्री आए, खुद सीएम भी आए, लेकिन लोगों के मन में एक कहीं ना कहीं एक बात अभी भी घर कर गई है कि उन्होंने विकास के मुद्दे पर लोगों को आश्वासित नहीं किया और यही कारण है कि जितना इम्पैक्ट होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। उन्होंने सिर्फ गणेश नाइक पर भ्रष्टाचार और घरानेशाही या 5% के आरोप लगाए क्योंकि जनता अब ऊब चुकी है, उनको ये सारे मुद्दे नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए नवी मुंबई महानगर पालिका से अच्छा डेवलपमेंट हो, यहाँ पे अच्छी मूलभूत सुविधा हो। तो लोगों की यही अपेक्षा है कि भले ही यहाँ पे सीएम आए या उद्धव ठाकरे आए, उनका एक ही मत है कि हमें विकास चाहिए और विकास के मुद्दे पर ही इन्होंने लोगों को आश्वासित करना चाहिए। मुझे भी ऐसे ही लगता है क्योंकि एनसीपी ने नवी मुंबई का अगर विकास की हम बात करें तो बहुत विकास किया है और इस बार जो जितने भी नेता आए विरोधक से, जैसे शिवसेना से, भारतीय जनता पार्टी से, खुद मुख्यमंत्री को नवी मुंबई में आना पड़ा और उन्होंने जिस प्रकार से सभा को संबोधित किया वो कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे मुंबई और ठाणे की महानगर पालिका से नवी मुंबई को, क्योंकि उन्हें भी पता है कि नवी मुंबई विकास के दृष्टिकोण से बहुत आगे जा चुकी है और उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं एनसीपी को जाता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन उन्होंने लोगों को इस बात से भी जानकारी दी कि भले ही आज नवी मुंबई में विकास हो लेकिन इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। लोगों को दूसरी साइड भी उन्होंने बताने की कोशिश की, जो प्रैक्टिकल चीजें होती है। कॉरपोरेशन में सबसे बड़ा मुद्दा होता है टक्केवारी, तो ये बड़े नेताओं ने वही लोगों को बताने की कोशिश की कि आज भले ही डेवलपमेंट हो लेकिन इसमें किस तरह से भ्रष्टाचार होता है और किस तरह से लोगों को दिशा भूल की जाती है, ये उन्होंने बताने की कोशिश की। लेकिन उनकी जो ये भूमिका है वो लोगों को कितनी पसंद आती है ये तो चुनाव के नतीजों में ही सामने आए। माइनॉरिटी वोट्स की बात करते हैं, हाल ही में बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए, बीफ बैन हुआ, चर्चेस पे अटैक हुए, फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 100 डेज का परफॉर्मेंस का वादा किया था, बहुत सारे वादे पूरे नहीं हुए, फिर वो चाहे ब्लैक मनी का क्यों ना हो। आपको क्या लगता है ये सारे जो रीजंस है इनकी वजह से जो सेक्युलर वोट्स होंगे वो कहीं ना कहीं उसका फायदा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस को होगा? बिल्कुल, इसका फायदा बिल्कुल होगा एनसीपी और कांग्रेस को, क्योंकि जो अपेक्षा थी माइनॉरिटी की कि हमारे लिए सरकार ये करेगी, और लेकिन इन कुछ दिनों में जिस प्रकार से हमले हुए हैं चर्च में और जिस प्रकार के काफी सारे डिसीजन आए हैं जो कि विरोधक, माइनॉरिटी विरोधक निर्णय माने जाते हैं और लोगों का उसमें विरोध भी था, माइनॉरिटी के कुछ खास तबके के लोगों का विरोध भी था उसको लेकर, और बीच में कुछ बलात्कार की घटनाएं भी घटी थी। तो ये सब कुल मिला के जो माहौल इन कुछ दिनों में हो गया था, उस वजह से माइनॉरिटी कहीं ना कहीं भ्रमित थी कि भाई इस बार अगर हम लोग बीजेपी और सेना के बहकावे में जाएं तो उन्हीं के बहकावे में रह जाएंगे। लेकिन इन सब घटनाओं के कारण एनसीपी की तरफ उनका रुझान कुछ ज्यादा हो गया, एनसीपी कांग्रेस की तरफ उनका रुझान हो गया। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी बहुत चर्चा हुई वो थी घरानेशाही। आपको ऐसा लगता है मोनिका कि गणेश नायक ने कहा था कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य इस बार चुनाव नहीं लड़ेगा, आपको ऐसा लगता है इस डिसीजन का लोगों ने कहीं ना कहीं लोगों ने पॉजिटिवली उसको एक्सेप्ट किया कि वो अपने फैमिली के किसी मेंबर को चुनाव में खड़ा नहीं कर रहे? मुझे ये पूछना है कि घरानेशाही का मुद्दा क्यों आया। पिछले 5 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखेंगे तो लोकसभा चुनाव में संजू नाइक खड़े थे, वो चुनकर आए, दिल्ली गए। उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ, बेलापुर मतदार संघ से गणेश नाइक खुद चुनकर आए, ऐरोली मतदार संघ से उनके बेटे संदीप नाइक चुनकर आए। उसके बाद कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ, उन्होंने अपने भतीजे महापौर सागर नाइक जी को बिन विरोध चुनकर लाया और महापौर जैसे प्रतिष्ठित पद की जिम्मेदारी सौंपी। तो एक ही घर में 4 और वो भी सत्ता केंद्र उन्होंने दिए और यही मुद्दा विरोधकों के पास आया और इसी मुद्दे पर उन्होंने इस बार जो संपन्न हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गणेश नाइक और उनके जो परिवार के सदस्य हैं उन पर अटैक किया। और ये इतना गहरा अटैक था कि उनको इसका खामियाजा लोकसभा में भी भुगतना पड़ा, विधानसभा में भी भुगतना पड़ा। और इसीलिए शायद उनको ऐसा लगा कि घरानेशाही का मुद्दा अगर हम इस बार मनपा चुनाव से दूर रखेंगे तो लोगों के मन में एक अलग मानसिकता होगी, उनकी अलग छवि उनके सामने आई और शायद इसीलिए उन्होंने अपने घर के किसी भी सदस्य को चुनाव मैदान में नहीं उतारा।
लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि गणेश नाइक 10 साल मंत्री पद पे थे, तो वो मनपा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे ये तो बात बिल्कुल दूर है। संजू नाइक जो दिल्ली में संसद में अपना अनुभव लिया है, उन्होंने 5 साल, वो गली पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। संदीप नाइक खुद विद्यमान आमदार है, तो उनका पालिका चुनाव से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं आता है। और सागर नाइक की अगर बात की जाए तो दादा ने उन्हें इस चुनाव से दूर रखा, लेकिन महापौर जैसे एक प्रतिष्ठित पद की उन्होंने जिम्मेदारी 5 साल निभाई। उनकी जो जो सुविधा मिलती है, लाल बत्ती की गाड़ी हो, वो उन्होंने सारी अनुभव उन्होंने लिया है। तो इस बार अगर हम देखेंगे तो अगले 2.5 साल में ये जो महापौर पद है जो एससी के लिए रिजर्व हुआ है, तो महापौर सागर नाइक इस पद से अभी उन्हें दूर रहना पड़ेगा। तो शायद हो सकता है कि ये प्रतिष्ठित पद उनको न मिले, इसलिए भी दादा ने उन्हें, गणेश नाइक जी ने उन्हें चुनाव मैदान से दूर रखा होगा। तो इसलिए राजकीय विश्लेषकों का यही कहना है कि गणेश नाइक ने एक पॉलिटिकल गिमिक करके विरोधकों को चुप करने की एक बड़ी साजिश रखी। लेकिन मुझे ऐसा मानना है, मेरा खुद का ऐसा मानना है कि पिछला विधानसभा और लोकसभा चुनाव के सभी गवाह हैं। शिवसेना ने एक ही मुद्दा पकड़ा था, घरानेशाही। घरानेशाही 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 का अर्थ होता है कि एक परिवार के सदस्य को टिकट देना। लेकिन इस बार जो शिवसेना दलीलें दे रही हैं कि हम कोई घरानेशाही नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपने पार्टी के काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को 2 से 4 टिकट बांटी हैं और घरानेशाही को खुद ही बढ़ावा दिया। तो इस बार जब नवी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव की बात आई और जब जिस प्रकार से टिकटों का वितरण उन्होंने एक ही घर में परिवार के 4 सदस्यों को दिया, तो अब तो घरानेशाही का वो मुद्दा उठा नहीं सकते थे। और इसीलिए इस बार महानगर पालिका चुनाव में घरानेशाही नाम का जो शब्द है ऐसा गायब हो गया कि पूछे नहीं। इस बार शिवसेना ने अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन रखा, भ्रष्टाचार मुक्त नवी मुंबई महानगर पालिका, साफ नवी मुंबई महानगर पालिका, लेकिन घरानेशाही का जो वर्ड था जिससे विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी, वो कहीं ना कहीं भूल गए, क्योंकि वो खुद जानते थे कि वो खुद ही घरानेशाही को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन वास्तविक तौर पे अगर सारी राजनीतिक पहलुओं को देखा जाए, एनसीपी में भी है घरानेशाही, बीजेपी में भी है घरानेशाही, कांग्रेस में भी है घरानेशाही, शिवसेना में भी है घरानेशाही। तो घरानेशाही का मुद्दा भले ही कोई बोले हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सभी पार्टी उसी को बढ़ावा दे रही है। विरोधकों का यही आक्षेप था घरानेशाही को लेकर कि बड़ी बड़ी जो पद है उस सत्ता केंद्र खुद के पास रखना, यही उनका विरोध था और इसीलिए गणेश नाइक इन पर घरानेशाही का आरोप हुआ, यही उनका मेन आक्षेप था। और दूसरा, सेना के लीडर्स जो थे, विजय नाहटा हो या एकनाथ शिंदे हो, उनके फैमिली मेंबर्स या उनके नजदीकी कोर फैमिली से कोई कंटेस्ट नहीं कर रहा है इलेक्शंस। तो डिनेस्टिक रूल गणेश नाइक की फैमिली पे आरोप इसलिए था क्योंकि एक घर के अंदर सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट एक ही टाइम पे रखे गए, जबकि महापौर सागर नाइक को अनुभव भी नहीं था। महापौर उस टाइम पे राष्ट्रवादी के सीनियर नगर सेवक लोगों को इग्नोर करके 5 ईयर्स तक पोस्ट एक ही को दिया। तो उसकी वजह से लोगों के अंदर वो फीलिंग ज्यादा थी कि गणेश नाइक ने घरानेशाही की है, और शायद विजय नाहटा और सैफरन लीडर्स जो है उनके लिए ये फीलिंग कम थी। मगर आज ये सच है कि सभी पार्टीज ने घरानेशाही उसको फॉलो किया और ट्रेंड हो गया है एक पार्टी में। यूटी के जो नेता थे वो तो खुले तौर पर इस बात को बोलते थे, आरोप करते थे, लेकिन जो राष्ट्रवादी के कुछ नगर सेवक थे, ज्येष्ठ नगर थे, वो दबे आवाज में इस बात को लेकर काफी विचलित थे, लेकिन वो खुलकर इस बात को उजागर नहीं। एक और चीज इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि सागर नाइक को कितना बड़ा ये सेटबैक है कि ये पूरे डिनेस्टिक रूल में एक तरीके से इस डिसीजन के वो विक्टिम हो गए। 5 इयर्स खाली हुआ था पॉलिटिकल जर्नी का और वॉलंटरी रिटायरमेंट हो गया। वो तो सही बात है। सागर नाइक जैसे ही उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा है, हम कह सकते हैं कि बड़ी ही शानो शौकत, गाड़ियाँ, रुतबा, पद, सब कुछ हाथों में मिला है। तो ऐसे में एक जिसने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया है उसके लिए सडन कहीं ब्रेक लग जाता है तो बहुत बड़ा झटका भी लगता है, और वही कहीं ना कहीं सागर नाइक के मामले में देखा है। ऐसे भी चर्चा हो रही है कि गणेश नाइक ने उनको किसी भी प्रकार का राजकीय अनुभव नहीं था, फिर भी महापौर जैसे एक प्रतिष्ठित पद की जिम्मेदारी सौंपी और 5 साल में आज उनको इतना अनुभव मिला है, लेकिन आज वे मनपा चुनाव से या मनपा सभागृह से बाहर है। तो बहुत सारे ऐसे नगर सेवक हैं जो उनके सहयोगी, उनको इस बात का काफी दुख है कि उनके साथ जो 5 साल काम किया आज वो सभागृह में नहीं है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करते हैं, महिला रिजर्वेशन। नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन राज्य की
चंद महिला महानगर पालिकाओं में से एक होगी जहां पे 51% तक विमेन हाउस में दिखाई देंगी। क्या चेंज ला सकता है ये? इसका पॉजिटिव साइड क्या, इसका नेगेटिव साइड क्या, आप बताइए। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि इस बार जो महिला आरक्षण हुआ है, ये बात तो तय है कि इसमें महिलाओं को बहुत बड़े पैमाने पर अपनी दावेदारी लड़ने का मौका मिला है, अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है कि काफ़ी सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कभी भी राजनीतिक क्षेत्र में कदम नहीं रखा। अपने पति जो खुद नगर सेवक रह चुके हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए वो इस बार चुनावी मैदान पर उतरी हैं। तो नगर सेवक जो उनके पति रह चुके हैं, उनका कार्य रह चुका, उसका उनको फायदा मिलेगा। लेकिन इस 5 साल के महानगर पालिका के अनुभव को पकड़ते पकड़ते या अनुभव सीखते सीखते उन्हें समय तो जरूर लगेगा। और मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड महिलाओं को भी उतारा गया है। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी भी महिलाएं हैं जो सीधा घर से पॉलिटिकल क्षेत्र में आ चुकी हैं। तो जहां एक तरफ कुछ शिक्षित महिलाएं हैं जो मुद्दे उठा सकती हैं, वहीं कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अपने प्रभाव की समस्याओं को भी नहीं समझ सकती हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं प्लस भी है और इसका नकारात्मक पहलू भी देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो महिलाओं को अभी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, उन्हें खुले तौर पर चर्चा करनी दी जाएगी क्या सभागृह में? क्योंकि जो प्रतिष्ठित पद होते हैं उसमें पुरुष नगर सेवक होते हैं, वो दावेदारी करते हैं या उस पद के वो भागदौड़ संभालते हैं। ऐसे में जो महिलाओं को जिम्मेदारी दी जाती है, उनका आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर उनको खुले तौर पर सभागृह में अपने समस्या या अपने विभाग की जो स्वरूप है बताने की अगर खुले तौर पर अगर उनको मंजूरी दी जाएगी तो वाकई में इसका फायदा अच्छा होगा और महिलाओं का जो रुतबा होता है या वो जिम्मेदारी होती है वो अच्छी तरह से सभागृह में रख सकती है। और दूसरा मुद्दा ये है कि उनके जो पति होते हैं वो सारा कंट्रोल रखते हैं। अगर वो उनके पति के हाथों में कंट्रोल न रहते हुए अगर वो महिला खुद प्रतिनिधित्व करेगी या खुद अपने विभाग से संबंधित जो भी प्रकल्प है वो पालिका में सारी प्रक्रिया करेंगी, तो वाकई में हम कह सकते हैं कि वो महिला ने अपना जो नगर सेवक पद है वो सक्षम रूप से संभाला और वो कर सकती है। ये मेरा कहना है। तो ये था हमारा डिस्कशन के कौन कौन से मेन फैक्टर्स थे जिनका असर हुआ है पालिका चुनाव और जो रिजल्ट्स हम देखेंगे कल उस पर। एनएमटीवी का एग्जिट पोल्स आ चुका है, हम अपने दर्शकों के साथ अभी शेयर करते हैं कि ओवरऑल रिजल्ट्स किस प्रकार के रह सकते हैं। आइए डालते हैं उस पर एक नजर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 50 से 55 सीट, युति 35 से 40 सीट, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 5 से 10 सीटें मिलने की अंदेशा है। वहीं शिवसेना को 30 से 35 सीटें मिलने की गुंजाइशें जताई जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी 10 से 15 सीट, वहीं निर्दलीय 3 से 5 प्रत्याशी चुनकर आने की संभावना है। तो ये देखा आपने कि किस तरीके से एग्जिट पोल्स में ऐसा साफ हो रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस चुनाव में सामने आ सकती है और मेजॉरिटी सीट्स जीत सकती है। अगर ये नंबर्स आगे पीछे हुए और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 45 के अंदर सीमित हो जाती है तो वो विकल्प ढूंढेंगे और शायद वो विकल्प होगा कांग्रेस। आपको क्या लगता है? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये आचार संहिता लगने के पूर्व कांग्रेस और राष्ट्रवादी की आघाड़ी हो, ऐसी हर कांग्रेस के नेताओं की इच्छा थी। उसी आधार पर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक चौहान, उन्होंने यहाँ के नेता गणेश नाइक, उनसे चर्चा भी की। तो इस चर्चा में उन्होंने ऐसा विकल्प रखा कि अभी हम स्वबल पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब सत्ता स्थापन करने की बात आएगी तब हम आपका सपोर्ट लेंगे। अगर आप कम पड़ते हो तो राष्ट्रवादी सपोर्ट करेगी या राष्ट्रवादी कम पड़ती है तो कांग्रेस सपोर्ट करेगी। तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने अपना विकल्प चुन कर रखा है। अगर स्थिति ऐसी आती है, बहुमत नहीं आता है दोनों में से किसी पार्टी को, तो ये चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद ये दोनों पार्टी एक साथ आकर सत्ता स्थापन करेगी। सही, ऐसा ही कुछ हमें बताया था पूर्व पालक मंत्री गणेश नायक ने। जब वो हमारे स्टूडियो आए थे तो उन्होंने अपने मीटिंग के बारे में बताया था और कहा था कि कांग्रेस के साथ वो अलायंस कर सकते हैं। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। दादा, कल एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आया था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सीट्स जो होगी वो 40-45 भी हो सकती है। इन अ केस सिनेरियो अगर ऐसा कुछ होता है, क्या कांग्रेस के साथ अलायंस आप कभी भी करें? माननीय विखे पाटिल जी जो अपोजिशन लीडर हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने उनको ऐसा बोला कि भाई यदि कांग्रेस 50 जगह यहाँ पे पाती है तो 7-8 यदि हम लोग को मिली तो हम आपको बिना शर्त सपोर्ट करेंगे।
यदि हम लोग यदि 50 पाते हैं तो आप लोग भी बिनशर्त हमें सपोर्ट करो, यानी इलेक्शन के बाद। और अभी बात ऐसी कि उनकी जो पार्टी की उनकी विचारधारा है कि वो न बीजेपी के साथ जा सकते हैं न शिवसेना के साथ जा सकते हैं, तो वो तो बाजू में रहेंगे या हमको सपोर्ट देंगे। अर्चना, आप बताइए कि अब कांग्रेस की अगर बात की जाए, क्योंकि हमने कांग्रेस पे कोई चर्चा नहीं की, आपको क्या लगता है इस चुनाव में उनका परफॉर्मेंस कैसा होगा? देखिए, कांग्रेस की हम बात करें तो पिछले 5 सालों का हम अनुभव देखें तो भले ही कांग्रेस विरोधक नहीं थी, मतलब वहाँ पे शिवसेना विरोधक की भूमिका निभा रही थी, लेकिन विरोधक होने के बावजूद भी कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने नवी मुंबई के काफ़ी सारे भ्रष्टाचार को उजागर किया था। उन्होंने काफ़ी सारे मुद्दों को उठाया था, उन्होंने काफ़ी सारे प्रकल्पों की डिटेल स्टडी करके उसे न केवल प्रशासन से रूबरू करवाया बल्कि मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री उनके द्वार तक भी काफ़ी शिकायतें भी लेके गई थी। जिस प्रकार से उन्होंने अपनी भूमिका अदा की थी नवी मुंबई शहर के डेवलपमेंट को लेकर और नवी मुंबई के विकास को लेकर, वो कहीं ना कहीं सराहनीय माना जा रहा है। और भले ही देश और राज्य में कांग्रेस की लुटिया भले ही डूब गई हो, मगर नवी मुंबई में आज भी कांग्रेस के जो नेता हैं और कांग्रेस के जो नगर सेवक हैं, वो आज भी अपने विभाग में अपने खुद के व्यक्तिगत जो उनका जनसंपर्क है, खुद का व्यक्तिगत जो उनकी शक्ति है, उसी वजह से वो आज भी अपना दबदबा अपने प्रभाग में, अपने विभाग में बना पाए हैं। भले ही उनका विभाग भी अगर विभाजित हो जाता है, भले ही देश और राज्य में कांग्रेस की कोई भी स्थिति हो, मगर कहते हैं कि ये गली पॉलिटिक्स और महानगर पालिका चुनाव वही है। और जहां की हम बात करें कांग्रेस की जो नगर सेवक, यही दबंग नगर सेवक, यही अनुभवी नगर सेवक अपने विभाग की जो जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे। और मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस की स्थिति काफ़ी अच्छी है, वो अपने विभाग के जो भी प्रभाग हैं उसको तो जिता के जरूर लाएंगे। कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका निभा पाती है या नहीं, ये तो कल पता चल जाएगा। फिलहाल हम जानते हैं कि आप सब इंतजार कर रहे हैं ये जानने के लिए कि 111 वार्ड्स के विनर्स कौन हैं, मगर ये जानने के पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये 111 विनर्स के नाम हमें कैसे मिले। अर्चना, आप थोड़ा बताइए कि किस तरीके का होमवर्क किया है। जी देखिए, हमने सभी वार्ड में हम गए, वहाँ पे उनके जो पूर्व जो नगर सेवक हैं उनके कार्यों के बारे में जाना, अभी कौन से कार्यकर्ता, कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिवली इन 5 सालों में काम कर रहे हैं, उसके बारे में हमने उनसे बात की। हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या विभाग में बराबर विकास हुआ है या केवल कथनी और करनी अलग अलग यहाँ पे है। हमने उस पूरी डिटेल स्टडी करने के बाद हमने ये पूरे के पूरे आंकड़े आप लोगों के सामने रखे हैं, जनता के सामने। मोनिका, आप बताइए, आप लोगों ने किस प्रकार के पैरामीटर्स जाके स्टडी किए? हम उस प्रभाग में गए क्योंकि जब भी चुनाव आता है वहाँ के जो नगर सेवक होते या जो चुनाव मैदान में उतरते हैं वो बड़े बड़े आश्वासन देते हैं लोगों को और उस आधार पर चुनाव जीतते भी हैं। लेकिन 5 सालों में वो क्या काम करते हैं, वाकई में उन्होंने जो वादा किया वो पूरा किया क्या, ये सबसे पहला हमारा मुख्य मुद्दा था। जब हम लोग ने लोगों से बात की तो कई सारे ऐसे लोग थे उनका कहना था कि जो वादा किया जाता है वो पूरा नहीं किया जाता है, लेकिन पर्सनल लेवल पर जब भी उनकी जरूरत पड़ती है तो वो हमारे काम आते हैं। तो कई जगह पर नगर सेवकों के खिलाफ नाराजगी दिखी, कई जगह पे लोगों को परिवर्तन चाहिए था, कई लोगों पर जो 3-3 बार नगर सेवक पद का उन्होंने पदभार संभाला है उनको वो लोगों से अभी नया चेहरा चाहिए, परिवर्तन चाहिए। इस तरह के रिएक्शन हमारे सामने आए और उसी आधार पर हमने प्रभाग की पूरी जो कैंडिडेट खड़े थे उनका अभ्यास किया और उसी का नतीजा हम आपको बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि NMTV एग्जिट पोल्स में 111 वार्ड्स के विनर्स कौन हैं।
तो ये थे NMTV एग्जिट पोल के 111 संभाव्य विजयी उम्मीदवार। जो रियल विनर्स हैं उसको आप देखिए हमारे लाइव टेलीकास्ट पे, जब हम कवरेज करेंगे रिजल्ट्स का सिर्फ www.nmtv.tv पर। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।